12 मार्च 2026 को सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव दिया है पब्लिक को, और पब्लिक से 2 अप्रैल 2026 तक इस पे कमेंट मांगा है। और उस प्रस्ताव का नाम है सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। चर्चा करेंगे इसी बात की कि इस प्रस्ताव में क्या है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आगे चर्चा करने के पहले जरा इसको एनालाइज कर लें कि यहाँ 2 चीज़ें आती हैं, ट्रांसमिशन और सिक्योरिटीज में। ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन का सिंपल मतलब कि कोई सिक्योरिटी होल्डर की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु होने के बाद उस सिक्योरिटीज को उसके नॉमिनी को या उसके लीगल हियर्स को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। और सिक्योरिटीज का मतलब शब्दों में कह सकते हैं, ये स्टॉक्स हो सकता है जिसको शेयर बोलते हैं, ये बॉन्ड हो सकता है, ये डिबेंचर हो सकता है, और ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी हो सकता है। इस पर और आगे चर्चा करने के पहले कुछ टर्म्स की बातें कर लें, जो कि बाद में आपको इस वीडियो में कही गई बातों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले कि चूंकि ट्रांसमिशन की बातें हैं, तो निश्चित रूप से ये पता करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी होल्डर्स की मृत्यु के इफेक्ट में जो सर्टिफिकेट होगा, जिसे हम वेरीफाइबल डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं, वो कौन कौन सा सर्टिफिकेट हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है कि ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट जो सिक्योरिटी होल्डर्स का होगा, वो मानेगा कि ये डेथ सर्टिफिकेट वैलिड है। दूसरा है कॉपी ऑफ वेरीफाइड ओरिजिनल सर्टिफिकेट बाय नॉमिनी। यानी कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी देखा है कई जगह, कि ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट तो एक ही होते हैं और हर जगह हर डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे ओरिजिनल चाहिए। तो सेबी ने कहा है कि नहीं, हर जगह ओरिजिनल संभव नहीं है, या तो ओरिजिनल दे सकते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं दे सकते हैं तो उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट को यदि उस अकाउंट का या उस फोलियो का या उस डीमेट अकाउंट का नॉमिनी यदि वेरीफाई कर देता है, तो माना जाएगा कि वो वेरीफाइबल डेथ सर्टिफिकेट सिक्योरिटी होल्डर्स का होगा। तीसरा है अटेस्टेड कॉपीज बाय नोटरीज या गजटेड ऑफिसर। जो कॉपी है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी को यदि कोई नोटरी पब्लिक या गजटेड ऑफिसर अटेस्ट कर दे, तो माना जाएगा कि वो वेरीफाइबल डेथ सर्टिफिकेट है। चौथा है कि वैसा डेथ सर्टिफिकेट जिसमें क्यूआर कोड अवेलेबल। आज के दिन में सारे सर्टिफिकेट्स ऑलमोस्ट ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो ऑनलाइन जब चूंकि मिलता है तो वो क्या ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट, लेकिन देखते होंगे कि हर एक कॉपी में क्यूआर कोड होता है। तो इस केस में जितनी कॉपियां निकाल सकते हैं निकाल लें आप, क्योंकि सब में क्यूआर कोड है, और चूंकि क्यूआर कोड है ये वेरीफाइबल डेथ सर्टिफिकेट माना जाएगा। दूसरा एक टर्म्स है या दूसरी एक जानकारी है कि चूंकि जहां नॉमिनी है वहां तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां नॉमिनी नहीं है, जहाँ कई लीगल हियर्स हैं, तो लीगल हियर का जो सर्टिफिकेट इशू करेगा वो कोई वैसा ऑफिसर इशू करेगा जिसका रैंक जो है तहसीलदार के लेवल से कम नहीं होगा। माने तहसीलदार लेवल के नीचे का कोई ऑफिसर इस सर्टिफिकेट को यानी लीगल हियरशिप सर्टिफिकेट को इशू नहीं कर सकता है। तीसरी बातें हैं कि ये जो ट्रांसमिशन करेगा ये आखिर करेगा कौन। कोई ना कोई इंटरमीडियरीज होंगे, ये डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों पर कि आपके लिए कौन सा इंटरमीडियरीज काम कर रहा है। तो ये इंटरमीडियरीज हो सकते हैं डिपॉजिटरी, यानी आपका यदि डीमेट अकाउंट है एनएसडीएल में, सीडीएसएल में, तो डिपॉजिटरी भी हो सकते हैं, या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, उसके डिफरेंट पार्टिसिपेंट जैसे बोलते हैं, ग्रो है, जीरोदा है, कुछ अप स्टॉक है, बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। तो जिस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास आप डीमेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो वो भी इंटरमीडियरी हो सकते हैं। तीसरा हो सकता है एएमसी। यदि म्यूचुअल फंड आपका इन्वेस्टमेंट है, किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, निपॉन में है, एबीएसएल में है, एक्सिस में है, तो वो एएमसी भी इंटरमीडियरी हो सकते हैं। और हो सकते हैं कि लिस्टेड कंपनीज, यदि आपके पास शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, तो निश्चित रूप से वो पर्टिकुलर कंपनी जो है उसका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जो है वो इंटरमीडियरी हो सकता है। इंटरमीडियरीज को डिस्कस करने का पर्पस ये था कि ये प्रक्रियाएं जो पूरी करेंगे आप, जब ट्रांसमिशन के लिए जो भी प्रक्रिया जो पूरी करना पड़ेगा, ये प्रक्रिया को
यही इंटरमीडियरीज पूरी करवाएंगे और आपका क्लेम जो सेटल करेगा इसी इंटरमीडियरी में से कोई न कोई एक इंटरमीडियरी आपका क्लेम सेटल करेगा। सेबी ने इस क्लेम प्रोसेस को क्लेम अमाउंट के बेसिस पे 3 भाग में बांटा है। सबसे पहला है STP यानी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। इस क्लास में वो सारे क्लेमेंट्स आएंगे जिनका क्लेम अमाउंट यदि सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में है तो 10,000 रुपये हैं और यदि डीमेट फॉर्म में है तो 30,000 रुपये हैं। यानी 10,000 रुपये फिजिकल फॉर्म में और 30,000 तक यदि क्लेम डीमेट फॉर्म में आपके हैं तो आपको STP प्रोसेस के थ्रू क्लेम सेटलमेंट होगा। इसी चर्चा हम आगे करेंगे कि क्या करना है। दूसरा क्लास है कि ये जो थ्रेशोल्ड बताया 10,000 फिजिकल फॉर्म का 30,000 डीमेट फॉर्म का, इससे अधिक यदि है आपका तो वो सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आपका क्लेम सेटल होगा। और इसकी लिमिट जो इन्होंने बनाई है, पहले वो 10 लाख रुपए थी डीमेट अकाउंट के लिए, जिसको बढ़ा के अभी 30 लाख रुपए कर दी गई है। और यदि फिजिकल फॉर्म में आपके म्यूचुअल फंड यूनिट से फिजिकल फॉर्म में मीन्स यदि आपके शेयर फिजिकल फॉर्म में है या म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में है, तो उस केस में पहले ये व्यवस्था 2 लाख रुपए थी और अब इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब कि 5 लाख रुपए तक फिजिकल फॉर्म में यदि है तो आपको सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा और डीमेट फॉर्म में यदि है तो वो 30 लाख रुपए। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है डीमेट अकाउंट में पर अकाउंट है। यदि आपके 2 डीमेट अकाउंट हैं, यानी कोई पार्टिकुलर जो डीमेट अकाउंट होल्डर है उसके 2 अकाउंट हैं और आप उसके नॉमिनी हैं या लीगल हियर हैं, तो अकाउंट वाइज जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट वो 30 लाख रुपए है। और फिजिकल फॉर्म में ये पर इशूअर है। पर इशूअर का मीन्स शेयर होल्डर्स के पास कई तरह के शेयर्स थे, रिलायंस के थे, LNT के थे, इन्फोसिस के थे, TCS के, कई तरह के थे, तो हर इशूअर की लिमिट जो है 5 लाख रुपए तक होगी। ये नहीं कि सारे मिला के ये थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड कर दी, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज ये जो फिजिकल फॉर्म वाले हैं वो उसके जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैं वो सेटल करेंगे, इसलिए इनकी सबकी लिमिट अलग अलग है। तीसरा है कि यदि वो क्लेम का अमाउंट सिंप्लीफाइड में जो 30 लाख और 5 लाख की लिमिट है उससे यदि अधिक हो तो उसके लिए प्रोसेस अलग है। अब यदि अकाउंट होल्डर या फोलियो होल्डर्स की यदि मृत्यु हो गई है तो इसमें 2 संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावनाएं बनती हैं कि उसने नॉमिनेशन किया हुआ है। यदि नॉमिनेशन किया हुआ है तो नॉमिनी को ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म अपने इंटरमीडियरीज को सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा होगा कि डीमेट अकाउंट का लेटेस्ट क्लाइंट मास्टर लिस्ट जो कि उसका रेस्पेक्टिव DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एड्रेस करेगा, वो कॉपी देनी पड़ेगी। तीसरी होगी वेरीफाइबल डेथ सर्टिफिकेट, जिसकी चर्चा मैंने पहले कर दी, उस पर से कोई एक सर्टिफिकेट नॉमिनी को देना पड़ेगा। और चौथा देना पड़ेगा वैलिड ID प्रूफ। ये सारे यदि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि 21 दिनों के अंदर आपके क्लेम को सेटल कर दे। और यदि उनको लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमियां हैं तो ये आपको इन्फॉर्म करेगी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और जिस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे उसके 21 दिनों के अंदर ये क्लेम सेटल करना पड़ेगा। और यदि वो रिजेक्ट करते हैं तो ये भी इंफॉर्मेशन उस नॉमिनी को देना पड़ेगा कि आपका क्लेम किन कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि नॉमिनेशन नहीं है, अब बातें आएंगी लीगल हियर्स की। इसमें भी 3 प्रोसेस जो बताया था आपका। सबसे पहले स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग में यानी छोटे अमाउंट है, फिजिकल फॉर्म में यदि सिक्योरिटीज है तो 10,000 रुपये और डीमेट फॉर्म में है तो 30,000 रुपये तक की सिक्योरिटीज है। तो जो हमने ऊपर के 4 डॉक्यूमेंट बताए थे जो नॉमिनेशन के केस में हमने सबमिट किए थे, उसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। वो होगा जो डिफरेंट लीगल हियर्स है उसको एक अंडरटेकिंग भी सबमिट करेगी। और फिर यहाँ भी 21 दिनों के अंदर जो भी इंटरमीडियरीज हैं उसको आपके क्लेम को सेटल करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, और रिजेक्ट करेंगे तो इसका इन्फॉर्मेशन भी उनको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस परिस्थिति की कि जो क्लेम अमाउंट है वो 10,000 या 30,000 फिजिकल या डीमेट फॉर्म में जो भी है उससे अधिक है और उसमें नॉमिनी भी नहीं है। तो इस केस में आपको सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा। और अंडर सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो ऊपर 4 डॉक्यूमेंट बताए थे उसके अलावे आपको 2 फॉर्म और सबमिट करने पड़ेंगे। वो फॉर्म है नोटराइज इंडेमनिटी बॉन्ड और दूसरा फॉर्म है NOC फ्रॉम ऑल अदर लीगल हियर्स और फैमिली सेटलमेंट डीड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो नॉमिनी में जो 4 फॉर्म दिए थे उसके अलावे
दो डॉक्यूमेंट आपको और सबमिट करने पड़ेंगे। पहला है नोटराइज इंडेमनिटी बॉन्ड और दूसरा है एनओसी फ्रॉम अदर लीगल हियर्स और फैमिली सेटलमेंट डीड। इस दोनों में से जो भी चीज़ें उपलब्ध हो। अब चर्चा करते हैं कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, इसमें 5 लाख और 30 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट थी। यदि क्लेम अमाउंट उस थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक है तो उस केस में, जो नॉमिनी के केस में 4 डॉक्यूमेंट दिए हुए थे, उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट है नोटराइज्ड एफिडेविट फ्रॉम ऑल लीगल हियर्स, इसके अलावे देने पड़ेंगे आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट डिग्री जो भी उपलब्ध हो आपके पास। और इसके अलावे यदि विल करके गए हैं आपके अकाउंट होल्डर या फोलियो होल्डर्स तो कॉपी ऑफ विल along with notarized indemnity bond। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यदि आप सबमिट कर देंगे, जिस दिन पूरे हो जाएंगे उसके 21 दिनों के अंदर इंटरमीडियरीज को, जो कि मैंने पहले बताया था, एएमसी हो सकता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, डीपी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं, उनको 21 दिनों के अंदर ये सेटल करना ही पड़ेगा। और यदि सेटल नहीं करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो रिजेक्शंस का भी इंफॉर्मेशन उनको देना पड़ेगा। इसके अलावे सेबी ने कुछ और भी सजेशन दिए हैं। इस सजेशन में कहा है कि जो फॉर्म होंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे, वो फिजिकल फॉर्म और ऑनलाइन दोनों ही मोड में मौजूद रहेंगे। कोई डॉक्यूमेंट यदि कमी होगी, जैसे हो सकता है क्लेमेंट ने अपने तरफ से सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर दिए, लेकिन इंटरमीडिएट्स की तरफ से लगता है कुछ डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो ये इनको इन रिटन में उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं आया हुआ है। फॉर्म जब जमा करेंगे उसका एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा आपको, यानी एक्नॉलेज रिसीट करना पड़ेगा। चूंकि ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिशन का व्यवस्था है, तो उसके बाद यदि क्लेमेंट चाहे तो उसकी ट्रैक कर सके कि उसके एप्लीकेशन की स्टेटस क्या है, ये भी सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अकाउंट होल्डर या फोलियो होल्डर जो है उनकी मृत्यु विदेश में हुई है, तो उस केस में या तो कोर्ट ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी आपको वेरीफाइबल डेथ डॉक्यूमेंट के बदले में, या इंडियन बैंक, जो इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उनके जो ओवरसीज ब्रांच हैं उनके ऑथराइज्ड ऑफिसर इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। थैंक यू।